हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का टॉपिक हम कर रहे हैं और बिजनेस स्टडी के टॉपिक पे यूनिट 9 हम कर रहे हैं। और यूनिट 9 जो है वो बिलोंग करती है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। अभी तक हम इस यूनिट 9 की 3 वीडियो कर चुके हैं। आज ये हमारी इसकी 4th वीडियो है और ये 4th वीडियो जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है गवर्नमेंट की क्या असिस्टेंस है, गवर्नमेंट कैसे इनकी मदद कर रही है इनको आगे इम्प्रूव करने में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो गवर्नमेंट की असिस्टेंस हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या असिस्टेंस हैं हमारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है स्मॉल बिजनेसेस को, वो हम पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट जो दोनों गवर्नमेंट हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है स्मॉल बिजनेसेस। तो उसको प्रमोट करने के लिए दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट काम करती रहती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए रूरल एरिया में भी, जिससे रीजनल डेवलपमेंट हो सके और लोग जो है माइग्रेट ना हो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो रीजनल डेवलपमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, इसके लिए गवर्नमेंट भी स्मॉल बिजनेसेस को मदद करती रहती है। अब वो किस टाइप की होती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो सकती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती हैं। आप देखोगे कि जब इससे पिछली वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स की थी तो ये प्रॉब्लम्स थी उन बिजनेसेस के सामने, तो गवर्नमेंट इनको डिफरेंट वे में असिस्ट करती रहती है। तो कुछ सपोर्ट मेजर और प्रोग्राम जो हैं गवर्नमेंट ने चलाए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्मॉल और रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए। सबसे पहली ये नाम आपने बहुत सुना होगा और इसकी फुल फॉर्म जो है 1 मार्क्स में आपकी आ जाती है। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1982 में सेटअप किया गया था इसको, और जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास है उसके लिए इसको बनाया गया था। अब ये किस किस क्षेत्र में काम करता है, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, रूरल आर्टिसन जो वर्क है उस पर, और उनको क्रेडिट फैसिलिटी एज वेल एज जो नॉन क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं जिसको हम काउंसलिंग और कंसल्टेंसी कहते हैं, ये भी ये प्रोवाइड करता है। उनको ट्रेन करता है उन एंटरप्रेन्योर को जो इसमें काम कर रहे हैं, और उनको कैसे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएँ वो रूरल एंटरप्रेन्योर, वो भी ये इंश्योर करता है। तो ये इतने काम करता है सो दैट बिजनेस जो स्मॉल बिजनेस है वो फ्लरिश कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट जितनी भी टाइप की सुविधाएं हैं वो इनको वो देता है। पहला गवर्नमेंट का असिस्टेंस थ्रू इसके, अब वो फाइनेंस से रिलेटेड भी है और कंसल्टेंसी से रिलेटेड। अब इसी का एक सहायक है जिसको हम RSBDC कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। तो ये स्पॉन्सर किया जाता है नाबार्ड के द्वारा ही, एंड इट वर्क बेनिफिट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो ये किसके लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली, या किसको बेनिफिट पहुंचाता है, सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इंडिविजुअल और ग्रुप को। It covers several trade like food processing, soft toy making, ready-made garment, candle making, incense stick making, ये सारे काम इसके अंदर होते हैं। मतलब कि इस तरीके का सपोर्ट वो सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इंडिविजुअल और ग्रुप को देता है। स्पॉन्सर नाबार्ड ही करता है, तो मतलब कि फाइनेंसिंग, काउंसलिंग सब फैसिलिटी वो ही देता है। बट ये अलग से सेटअप किया हुआ है जिससे सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप्स हैं वो भी आगे बढ़ पाएँ और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा पाएँ और लोगों को रोजगार दे पाएँ थ्रू डिफरेंट जो एक तरीके से हम ट्रेड कहें उनके थ्रू। नेक्स्ट पर चलें तो वो आता है NSIC। ये है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। इसको सेटअप किया गया था 1955। आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के जो है 8 साल बाद ही इसको सेटअप कर दिया गया था। सेटअप करने का उद्देश्य यही था कि प्रमोट, एड एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेसेस को, मतलब कि हम चाहते थे कि औद्योगिकरण उसी समय से इंक्रीज़ हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो जो हम अभी तक भी अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं,
जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम पहले से ही इस फील्ड में लगे हुए हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जितना कम होता जाएगा उतना ही हमारी इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी। हमारी इकोनॉमी को डेवलप होने में सबसे बड़ा रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन के साथ काम करते हैं और कंपटीशन का बेनिफिट किसको मिलता है, अल्टीमेट जाकर कंज्यूमर को ही मिलता है। तो कमर्शियल एस्पेक्ट क्या था इस NSIC का, वो सप्लाई इंडिजीनियस, मतलब कि जो इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम प्रोवाइड करे। अब इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी तकनीक पर, या मशीन को आयात भी करना है तो उसको जो है इंपोर्ट किया जा सके। और क्योंकि वो महंगी आती हैं तो इसलिए उस एक एंटरप्रेन्योर पर या एक बिजनेस पर, जो स्मॉल बिजनेसमैन कर रहा है, उस पर इतना ज़्यादा बर्डन ना आए, तो उसको EMI फैसिलिटी पर उस मशीन को प्रोवाइड किया जाए। उसी के साथ साथ प्रोक्यूर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। ये एक प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी कि रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी फाइनेंस की है, फाइनेंस का ये साधन ढूंढ दिया। रॉ मटेरियल के लिए कहा कि हम ला के देंगे आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, और वो आप तक पहुंचाएंगे भी, तो इसमें भी हम आपका योगदान देंगे। पर आप जो है ऐसी प्रोडक्ट को बनाओ जो एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, जिससे उनकी जो एक्सपोर्ट वर्थिनेस है वो इम्प्रूव हो पाए। तो उनको मेंटर करना, उनको एक एडवाइजरी सर्विस देना, वो भी ये NSIC देता है। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का काम करता है, ठीक है। इंक्यूबेटर का मतलब वही मेंटरिंग करना होता है, आपको आपका एक तरीके से अभिभावक बनकर काम करना, यही इंक्यूबेटर होता है। अवेयरनेस क्रिएट करना कि टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड करो, कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाना सॉफ्टवेयर, और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र सेंटर बनाना, सो दैट आप ट्रेन हो सके, अपने आप को डेवलप कर सके अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये काम NSIC देखता है, और कब से देख रहा है, 1955 से। फिर आता है RWED, तो रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, महिलाओं को आगे लाया जा सके, क्योंकि महिलाओं में भी जो है बिजनेस चलाने की क्षमता होती है। तो इसके लिए RWED को सेटअप किया गया था, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो RWE क्या करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहला ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जिससे जो महिलाएं हैं वो आगे आएँ और जो है क्या करें, बिजनेस करें। तो सबसे पहला तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। दूसरा, ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो रिक्वायर है एक एंटरप्रेन्योरियल के लिए, डायनेमिज्म के लिए, मतलब कि रोज बिजनेस करने के लिए, उसको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, उनको ट्रेन कर कर। तो ये काम भी ये RWED करता है। फिर ट्रेनिंग मैनुअल उनके लिए तैयार करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिससे वो आगे बढ़ सकें अपने बिजनेस में और उसको एक्सपर्ट वे में हैंडल कर पाएँ। फिर आता है और भी ऐसी कोई एडवाइजरी सर्विस जो उस वुमेन एंटरप्रेन्योर को चाहिए उस रूरल एरिया में, वो भी ये लोग RWED उनको प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि हर तरीके का एडवाइजरी सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट ये लोग उन वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करते हैं। अब आता है नेक्स्ट SFURT, श्रुति। ये क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो हमारे देश की पुरानी जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, जो पारंपरिक उद्योग थे, उनको दोबारा से जीवित किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस श्रुति को 2005 में लॉन्च किया था, सो दैट हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकें और वो मोर प्रोडक्टिव हो और कॉम्पिटिटिव हो और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने में मदद करें। इस उद्देश्य के साथ श्रुति को लॉन्च किया गया था 2005 में। ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो यही थे कि क्लस्टर डेवलपमेंट की जाए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मतलब कि एक तरीके से कहें तो देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उद्योगों के समूहों का विकास किया जाए, जिससे समूह में वो लोग आगे बढ़ सकें, अपने आप को
इस कैपेबल समझें कि वो भी भविष्य में ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं जो हम एक्सपोर्ट तक भी करें, सस्टेन करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसमें जो जनरेट हुई हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को जब लगाया गया तो जितनी रोजगार के अवसर वहाँ पर थे उनको हम आगे बढ़ा सकें, उनको सस्टेन कर पाएँ, तो उनको निरंतर रोजगार के अवसर उस पर्टिकुलर उद्योग में मिल सकें, ये देखना भी स्फूर्ति का काम था। और इनोवेटिव कुछ नया सोचना, क्योंकि जब भी बेच पाएगा ट्रेडिशनल स्किल को इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजी उसमें जो यूज़ हो रही है उसको इम्प्रूव करना, और पीपीपी मॉडल पर काम करना जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करें, मतलब कि सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करें और अपने देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे पाएँ। ठीक है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस उनकी जनरेट करना, बनाना, ये काम था स्फूर्ति का। तो ये 2005 में बनाई गई थी। अब जैसे NSIC था ऐसे ही DIC भी होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनता है और ये भी देखिए कितना पुराना है, 1 मई 1978 को इसको लॉन्च किया गया था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉन्च किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट इसको एक तरीके से कंट्रोल करती है। तो उसके काम क्या है, उसका काम वही है कि सूटेबल स्कीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको प्रोवाइड करना, फीजिबिलिटी रिपोर्ट के क्या ये काम सही रहेगा आप लोगों के लिए, ये उनके लिए तैयार करना, उनके लिए जहाँ से भी हो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करा पाएँ, मतलब कि उधार की अवेलेबिलिटी कराएं, उनको वो मशीनरी और इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जा सकें जिससे वो अपने उस बिज़नेस को अच्छे ढंग से चला पाएँ, उनको रॉ मटेरियल वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोवाइड किया जा सके, और जो भी और ऐसी सर्विसेज हैं जिससे उनका बिज़नेस उस स्मॉल बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने में योगदान दिया जा सके, DIC डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट का मतलब यही है कि ये DIC हमारी बुक का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमने देखा कि गवर्नमेंट किस तरीके से असिस्ट कर रही है स्मॉल बिजनेस को इम्प्रूव करने में या स्मॉल बिजनेस को आगे बढ़ाने में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, और स्टार्टअप इंडिया का क्या योगदान है उस एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।